जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डी के में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी जो मैराथन क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी किसकी, एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान की। तो आपके जो कमेंट आ रहे थे सामाजिक विज्ञान से संबंधित, तो आज हम सामाजिक विज्ञान को आपको मैराथन के रूप में लाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन होंगे, कल आपको 100 क्वेश्चन और मिलेंगे। आज 40 क्वेश्चन होंगे, कल 100, कुल मिलाकर 100-150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएंगे एक मैराथन में। तो सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भैया, शेयर करना है। और जितने हो सके आप लोगों को, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर क्या कर देना बेटा, शेयर कर देना। तो समय को खराब ना करते हुए अपने सीधे सेशन पर चलते हैं। सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी का नाम लेते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिएगा, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न का आपको आंसर देना है और आंसर बेहतरीन तेजाई में आपको आंसर देते चलना है। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में दिल्ली के शासकों, ध्यान सुनना, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपर्युक्त विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। जो मध्यकाल में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राचीन काल, एक होता है मध्यकाल, एक होता है आधुनिक काल। तो ये जो वंश आपको दिखाई दे रहे हैं भैया, ये कौन से वंश के हैं बेटा, मध्यकाल के हैं। कौन से काल के बेटा, मध्यकाल के हैं। और मध्यकाल की शुरुआत होती है, मध्यकाल की अगर हम बात करेंगे शुरुआत होती है 712 से लेकर 1707 तक। 1707 तक बात करेंगे, मध्यकाल की शुरुआत होती है 712 से। 712 में हम बात करेंगे बेटा मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ठीक है सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया। सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया और सिंध का राजा उस समय पर होता था कौन, दाहिर। कौन होता था बेटा, दाहिर। दाहिर को उसने क्या किया, पराजित कर दिया और दाहिर की क्या कर दी थी बेटा, हत्या, और बहुत सारा सोना वगैरह लूटकर चला गया। और यहाँ पर सबसे पहले एक नगर बसाया था जिसका नाम था मुल्तान। उसका नाम था बेटा क्या, स्वर्ण नगर। क्या नाम था, स्वर्ण नगर बसाया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कौन है बेटा, तो क्या बताओगे, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। यहीं से आपकी क्या हो जाती है भैया, मध्यकाल की क्या हो जाती है बेटा, शुरुआत हो जाती है। इसी समय पर ये वंश आपको दिखाई देते हैं। तोमर वंश है, आनंगपाल वंश है, चौहान वंश है। और चौहान वंश के शासक होते हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान। आपने देखा होगा एक आता है कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था, उसका युद्ध होता है किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ होते हैं। 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध का नाम याद रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, जीत गए थे, और मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, हारा था। दूसरा युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, वो भी होता है 1192 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी इस युद्ध में क्या होगा, विजय होगा, और पृथ्वीराज चौहान क्या होंगे, हार जाएंगे। तो देखिएगा 2 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीत रहे हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत रहा है। तीसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान के ससुर साहब, तीसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के ससुर साहब जयचंद के साथ होता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, चंद्रावर का युद्ध। कौन सा बेटा, चंद्रावर का युद्ध होता है 1194 में। कब होता है बेटा, 1194। इनके ससुर साहब थे जिनका नाम था क्या, जयचंद। जयचंद के साथ होता है, जयचंद को पराजित कर देता है कौन, मोहम्मद गौरी। तो आपके 3 इतिहास के युद्ध याद रखना है, कौन कौन से, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंद्रावर का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तीसरा युद्ध होता है चंद्रावर का युद्ध 1194 में, और 1194 में जो युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर साहब थे उनका नाम याद रखना है क्या, जयचंद। जयचंद को पराजित कर देता है चंद्रावर के युद्ध में,
और भारत में मुस्लिम संप्रदाय की क्या हो जाती है बेटा, शुरुआत होती है, मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हो जाती है। और इनका एक गुलाम होता है, उस गुलाम का नाम याद रखना है आपको, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली में, मध्यकालीन की अगर शुरुआत होती है तो बेटा गुलाम वंश से होती है। अगर हम वंश की बात करें तो गुलाम वंश होता है। तो कौन कौन से वंश होते हैं मध्यकाल में, तो आप लोग लिख लेना है मध्यकाल के वंश, मध्यकाल के क्या लिखना है, वंश। तो 5 वंश याद रखना है क्या, एक होता है गुलाम वंश, दूसरा होता है खिलजी वंश, तीसरा होता है तुगलक वंश, चौथा होता है सैयद वंश, और 5वां याद रखना है बेटा क्या हमारा, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश याद रखना है, कौन कौन से, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश के संस्थापक याद रखना है, याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कौन थे बेटा, ऐबक है। और खिलजी वंश के थे जलालुद्दीन खिलजी। इसके थे कौन, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे बेटा, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के थे कौन थे बेटा, खिज्र खां। और लोधी वंश के कौन थे, लोधी वंश के थे कौन बेटा, बहलोल लोधी। तो 5 वंश याद रखना, 5 वंश के आपको क्या रखना, संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलोल लोधी। आपके लिए ट्रिक याद रखना है क्या, वंश की ट्रिक याद रखना है क्या, आपको वंश की याद रखना है ट्रिक में बता देता हूं। कभी भी वंश पूछे तो ट्रिक याद रखना है, गुल खिले तो सांस लो। ट्रिक क्या है, गुल खिले तो सांस लो। ट्रिक याद रखना है, गुल खिले तो सांस लो। ये हमारी क्या, दिल्ली सल्तनत की ट्रिक क्या है बेटा, दिल्ली सल्तनत की आपको ट्रिक याद रखना है। तो क्या याद रखना है, गुल खिले तो सांस लो। गुल से हो जाएगा क्या, गुलाम वंश, क्या हो जाएगा बेटा, गुलाम वंश। खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक वंश, सा से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा क्या, लोधी वंश। अगर हम बात करेंगे इनके संस्थापक की, तो संस्थापक की याद रखना है, संस्थापक की ट्रिक क्या है, संस्थापक की ट्रिक, दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक हैं उनकी ट्रिक याद रखना है। जब भी संस्थापक की ट्रिक याद रखेंगे तो ट्रिक क्या है बेटा, कुत्ता जल गया खिजाब से, जल गया हिजाब से, कुत्ता जल गया हिजाब से। देखिएगा, कुत्ता से क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से क्या हो गया, जलालुद्दीन खिलजी, गया से हो गया क्या, गयासुद्दीन तुगलक, और खिज्र से क्या हो गया, खिज्र खां, और बा से हो गया क्या, बहलोल लोधी है। तो आपके वंश की और वंश के संस्थापक की क्या मिल गई, आपको ट्रिक मिल गई। तो ये था हमारा कौन सा बेटा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जब खत्म होता है तो लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है कौन, बाबर। कौन कर देता है बेटा, बाबर कर देता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध में मारा गया था, वो था कौन सा बेटा, इब्राहिम लोधी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसी समय पर ये आपके जो वंश दिखाई दे रहे हैं, उसी समय पर हिंदू वंश भी आपके दिखाई देते हैं। तो इन हिंदू वंश की तिथि याद रखना है, तोमर एक याद रखना है। तोमर जो था वो था आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 में। अनंगपाल की बात करेंगे हम, अनंगपाल की बात करेंगे बेटा हम,
तो अनंगपाल जो था वो था कौन, 1130 से 1143 में। और चौहान की बात करेंगे, चौहान वंश की बात करेंगे, 1165 से 1192 तक था। और पृथ्वीराज चौहान जो शासक बने थे वो 1175 से लेकर 1192 में बने थे। और 1192 में मैंने अभी बताया तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का अस्तित्व खत्म हो गया था। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, पहले का कौन हो जाएगा बेटा, पहले का तोमर का हो जाएगा कौन सा, दूसरा। तो पहले का दूसरा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो दूसरे का है चौथा, अनंगपाल का हो गया कौन, चौथा। तीसरे का हो जाएगा क्या, तीसरा। और चौथे का हो जाएगा क्या, पहला। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे, किन की बस्तियों को उर कहते थे। तो बेटा उस समय पर जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसको बोलते थे क्या, हम उर। क्या बोलते थे हम बेटा, उर। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी क्या, हमारी उर। उर के बाद होता था क्या हमारा मंडल, क्या होता था बेटा, मंडल होता था, मंडल या प्रांत होते थे, ठीक है, मंडल। मंडल के बाद होता था कोट्टम, कौन होता था बेटा, कोट्टम, कोट्टम। और कोट्टम के बाद होता था नाडु, क्या होता था बेटा, नाडु, जिनको हम जनपद कहते थे, क्या बोलते थे हम, जनपद। तो सबसे छोटी इकाई कौन थी बेटा, उर। इसी को हम बोलते थे क्या, हम ग्राम। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, और आज वर्तमान में क्या हमारी, जिसको हम ग्राम को कहते हैं, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो किसकी होती थी बेटा, तो खेतीहारों एवं किसानों की होती थी। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बात समझ में आ गई है, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। देखिएगा 1707 में जहांगीर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर छोटे छोटे शासक आते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल। जिस वंश को कहते हैं उत्तर मुगल काल, क्या बोलते हैं बेटा हम, उत्तर मुगल काल। मुगल काल के बाद जो आता है वो आता है कौन सा, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में कोई भी ऐसा प्रतापी शासक नहीं हुआ जो कि अपनी सत्ता को आगे स्थापित कर पाए। इसी समय पर अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया था। डच भी आ चुके थे, फ्रांसीसी भी आ चुके थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे, और भारत में क्या हो गई थी, उनकी कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने पूछा उनका वंश का मिलान करना है। तो फर्रुखसियर जो थे, फर्रुखसियर ध्यान रखना औरंगजेब के जस्ट बाद आए थे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो 1707 के बाद ही तो कोई ना कोई आया होगा। तो कौन थे बेटा, फर्रुखसियर। 1713 से लेकर 1719। कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले का दूसरा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का दूसरा हो गया, पहले का कौन हो जाएगा, दूसरा। मैंने लिख दिया पहले का कौन हो गया बेटा, दूसरा। पहले का कौन होगा बेटा, पहले का हो जाएगा कौन, दूसरा। और हम बात करेंगे किसकी, दूसरे का हो जाएगा पहला, और तीसरे का हो जाएगा चौथा, और पांचवें का हो जाएगा क्या, तीसरा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, क्या समस्या आ रही है। ये हो गया था तीसरा, हो गया था चौथा। देखो जी रहा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है। सहदायाद देखो बेटा दो प्रथाएं होती थी, कौन कौन सी होती थी, उत्तराधिकार की दो प्रथाएं होती थी। एक होती है सहदादाद, एक होती थी कौन थी बेटा, सहदादाय, सहदायाद। और दूसरी जो प्रथा होती थी वो होती थी ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार प्रथा में क्या होता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, राजा का जो
सबसे बड़ा लड़का होता था उसको क्या बनाया जाता था बेटा, राजा बनाया जाता था। जो सबसे बड़ा लड़का होता था उसको क्या बनाया जाता था, राजा बनाया जाता था। क्या समस्या आ रही आज? जो ज्येष्ठाधिकार होता था उसको बोलते थे क्या बेटा हम, सबसे बड़ा लड़का होता था उनको बोलते थे क्या हम, ज्येष्ठाधिकार। और एक होता था क्या, सहदा। सहदायाद का मतलब होता है क्या, जब राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया जाए। क्या होता था, राज्य को भाइयों में बांट दिया जाए। किसमें बांट दिया जाए बेटा, भाइयों में बांट दिया जाए, उसको बोलते थे क्या हम, सहदायाद कहते थे। तो पहला है ऑप्शन, पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ये कहलाता था हमारा ज्येष्ठाधिकार कहलाता था। तीसरा, सभी पुत्र व पुत्रियों के बीच विरासत तक का विभाजन करना, ये गलत था। सभी पुत्रों के बीच, क्योंकि पुत्रियों के बीच नहीं होता था, पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन उत्तराधिकार की दो परंपराएं हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी होगा। भाइयों के बीच बांटा जाता था। आज ये शुरुआत होती है किसमें बेटा, मुगल काल में। आपको पता है मुगल काल में शुरुआत होती है जब बाबर की मृत्यु होती है, तो हुमायूं क्या बनता है, दिल्ली का राजा बनता है। और हुमायूं क्या करता है, अपने भाइयों में अपने राज्य को क्या कर देता है बेटा, बंटवारा कर देता है। कामरान, हिंदाल, असगरी और चचेरा भाई था कौन उसका, सुलेमान मिर्जा, इन सबको क्या कर देता है, जागीरें बांट देता है अपने पिता के द्वारा जो दी गई थी जागीरें। इसी को बोलते हैं, जब अपने भाइयों के बीच में जागीरें बांट जाती हैं उसी को बोलते हैं क्या हम, सहदायाद बोलते हैं। ओके, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता था। बेटा मराठी में लिखे गए जो भक्ति गीत होते थे उनको बोलते थे अभंग। क्या बोलते थे, अभंग। ऐसे नाम आते हैं, उनके नाम आते हैं, कौन कौन होते हैं ऐसे, तो रामदास साहब हैं। कौन कौन से लेखक हैं ऐसे, कवि हैं, रामदास हैं, तुकाराम हैं। कौन कौन है बेटा, रामदास हैं, तुकाराम हैं। ये हमारे क्या है, उस समय के हमारे क्या माने गए हैं बेटा, कवि माने गए हैं। ठीक है, सामर्थ्य जी हैं, कौन हैंगे, सामर्थ्य हैं, तुकाराम हैं, सामर्थ्य हैं, तुकाराम हैं और रामदास जी हैं। ये तमिल जो हमारे जो मराठी कवि हैं, मराठी कवि थे। ठीक है, इन कवियों को, गीतों को किस नाम से जाना जाता था बेटा, अभंग के नाम से जाना जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मौजूदा महाराष्ट्र में रह रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिएगा। 13वीं 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ए और बी दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, इन्होंने कर्मकांड और जन्म आधारित जो अंतर थे उनको क्या कर दिया, इनका विरोध किया। ठीक है, कहां पर, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। कौन सही सम्मिलित है, बख्शी क्या होता है, सैनिक वेतनाधिकारी होता है। सद्र होता है धार्मिक एवं धर्म से किए गए धर्मांत किए जाने वाले मंत्री। इक्तादार होता था सैन्य कमांडर और कोतवाल होता था नगर का पुलिस अधिकारी। ये सब सही है, सबके सब सही है बेटा, सबके सब सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी होना चाहिए था, तो यहां पर लगा देना डी ऑप्शन भी लगा देना साथ में, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ए है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है। घुमंतु खेती के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, बीघा, बैगा, बेबड़ या महल। तो बेटा याद रखना है बेबड़। बेबड़ जो घुमंतु जनजाति होती है वो जनजाति, ठीक है, जो घुमंतु जनजाति जो प्रयोग करती है उनको बोलते हैं क्या, हम बेबड़। क्या बोलते हैं, हम बेबड़ कहते हैं। जो घुमंतु जनजाति होती है उनको क्या बोलते हैं, बेबड़। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है कौन सी, भील। कौन सी बेटा, भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है बेटा, गौड़ है। कौन है, गौड़ है। कौन है बेटा, गौड़ जनजाति है। ठीक है, और एक जनजाति होती है कौन, बेगा। तो एक जनजाति कौन सी है, बेगा। तीन हमारी मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति हैं, एक है कौन सी, बेगा, एक है सहारिया, एक है बेगा
और एक है कौन सा, भारिया। भारिया। 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी हैंगी, तो एक है सहरिया, बेगा और जनजाति और भारिया। हम पूछेंगे जंगलों का जंगली किसको कहा गया है, तो याद रखना है भारिया को। आदिवासियों का आदिवासी किसको कहा गया है, तो क्या याद रखना है, भारिया को। और भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो छिंदवाड़ा का पातालकोट में। छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है कौन सी जनजाति बेटा, तो याद रखना है कौन सी, भारिया जनजाति। ओके, तो क्या कहते थे, बेवड़। ओके, अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन, ध्यान रखना किसमें, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। पहला कथन क्या कह रहा है, 19वीं सदी के शुरुआत में से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल परम मान्यताओं से बहस, मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बल दिखाई देता है। ठीक है, इसकी एक अहम वजह थी कि संसार के नए तरीके जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपवाना विकास हो रहा था। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 19वीं शताब्दी में, ठीक है, पुनर्जागरण होता है और धीरे धीरे लोगों का क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। और बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, जो किताबें होती हैं उनके माध्यम से पर्चे पढ़ते हैं, अखबार बनते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, इनके आधार पर हम लोगों का क्या होता है बेटा, बौद्धिक विकास होता है और नई नई चीजों का क्या होता है, विकास उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए और दोनों बी सही है, और बी ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने, कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही उत्तर को चुनें। पहला क्या कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये बात भी सही है, दोनों बात सही है। ऑप्शन की पे हम बातें हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या, आर सही व्याख्या करता है ए की। यहाँ पर व्याख्या करने की बात ही नहीं हो रही, गलत है पहला। ए और आर दोनों है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है बी की। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन जे वाला इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। जे वाली बात अलग कर रहा है, जे वाली बात अलग कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, ए कथन ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। पहला, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। अगला, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, विरोध किया था। देखिएगा 1937 में चुनाव होते हैं। कौन होते हैं बेटा, 1937 में चुनाव होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग बुरी तरह से क्या हो जाती है, हार जाती है। मुस्लिम लीग क्या हो जाती है, हार जाती है। और जब हार जाते हैं तो जिन्ना जो था, मुस्लिम लीग का जो नेता था जिन्ना, उसका दिमाग खराब हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया और गांधी जी पर क्या है, आरोप प्रत्यारोप करने लगा। गांधी जी पर आरोप लगाते हुए उसने कहा, कि गांधी जी एक हिंदू राष्ट्र को क्या कर रहे हैं, जन्म देने का बात कर रहे हैं गांधी जी। और इसके विरोध में उसने 2 राष्ट्र सिद्धांत प्रारंभ किया। और 2 राष्ट्र सिद्धांत मतलब है एक पाकिस्तान और एक भारत, जिसका विरोध किया था किसने बेटा, मौलाना आजाद साहब ने। मौलाना आजाद साहब ने किया था, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे युवा कौन थे बेटा, मौलाना आजाद थे, जो कि कांग्रेस के कौन रहे हैं बेटा, अध्यक्ष रहे हैं। गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी कब, 1924 का। ध्यान रखना बेटा, 1924 के बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी एक बार कांग्रेस के क्या रहे थे बेटा, अध्यक्ष रहे थे। कब, 1924 में। तो 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन होता है। कौन होता है बेटा, कानपुर अधिवेशन होता है, जिसमें भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी बेटा, सरोजिनी नायडू। कौन थी बेटा, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जो कांग्रेस की क्या रही है, अध्यक्ष रही हैं। मुझे कमेंट में एक बात बताना, कौन से अधिवेशन के द्वारा भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। कौन से अधिवेशन के द्वारा, ये पहली महिला भी थी, और कौन थी, ये पहली महिला नहीं थी, पहली भारतीय महिला थी। कौन, सरोजिनी नायडू। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना है कौन, एनी बेसेंट। चलो
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1897 के विरोध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मई 1897 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, बिल्कुल गलत बात है, अप्रतिरोधी नहीं था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। वो पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, बी सही नहीं है, केवल 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट। वो पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, उपनिवेशवाद के लिए बड़ा प्रतिरोधी नहीं था, अप्रतिरोधी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिएगा। सहायक संधि के जनक दाता कहलाते हैं, देखिएगा 1798 से लेकर 1805 तक जो सहायक संधि चलती है, कौन चलती है बेटा, सहायक संधि चलती है। कौन चलती है, सहायक संधि। सहायक संधि जो चलती है, और सहायक संधि के जो जनक होते हैं वो होते हैं लॉर्ड वेलेजली। कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे। सहायक संधि में क्या होता था, जो भारतीय रियासतें होती थी, जो भारतीय देशी रियासतें होती थी, भारतीय देशी रियासतें होती थी, इनसे सहायक संधि की जाती थी। रियासतें होती थी, इनसे क्या की जाती थी बेटा, संधि की जाती थी। क्या संधि होती थी कि अंग्रेजों की सहायता करेगी कौन, देशी रियासतें। अंग्रेजों के रहने का प्रबंधन और उनको खर्च कौन देगी, देशी रियासतें देंगी। और देशी रियासतें अगर किसी भी अन्य देशी रियासत से संधि करना चाहती तो परमिशन किससे लेना पड़ेगा, आपको अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा। इस प्रकार की कुछ संधियां थी। तो वो पूछ रहा है कौन सा सही विकल्प का चयन करना है। पहला, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशक्त सेना रखने का अनुमति थी, बिल्कुल नहीं थी। स्वतंत्र सेना नहीं रख पाते थे कौन, भारतीय राजा, उनको स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ सेना किसकी थी, अंग्रेजों की थी। लेकिन वेतन कौन देते थे, ध्यान रखना, सेना अंग्रेजों की, वेतन देते थे कौन, भारतीय राजा या देशी रियासत। दूसरा, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना था, बिल्कुल पड़ता था, बिल्कुल सही बात कह रहा है। वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ बी सही है, ए गलत है लेकिन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए गलत है और डी सही है। भारतीय शासकों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। किसको, भारतीय रियासतों को। अगला, वो कह रहा है विचार कीजिएगा, यूरेनस जो है 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून होता है 16 घंटे 7 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, नेपच्यून लगाता है 16 घंटे 7 मिनट में परिक्रमा। केवल 2 ऑप्शन सही हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तिथि रेखा, देखिएगा एक तिथि रेखा निकाली गई है जिसको हम लंदन के जीएमटी, जिसको हम लंदन के ग्रीनविच से निकाली गई। कहां से निकाली गई बेटा, लंदन के ग्रीनविच से। और ये प्रशांत महासागर से, कहां से बेटा, प्रशांत महासागर से होते हुए निकलती है, प्रशांत महासागर से। बेटा एक सीधी लाइन में होती है कि कैसी होती है बेटा, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसी होती है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और कैसी होती है बेटा, काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। कितना डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। और भारत से निकली है कौन सी, 180 डिग्री, जिसको जो कहां से निकली है, लंदन के इलाहाबाद के नैनी से। कहां पर बेटा, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से निकली है। कहां से, इलाहाबाद के नैनी से। अगर इलाहाबाद का नैनी नहीं आएगा तो मिर्जापुर आएगा। कौन आएगा बेटा, मिर्जापुर। अगर नैनी नहीं आएगा तो कौन आएगा, मिर्जापुर। और मध्य प्रदेश से कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के जो हमारा जो जिला है कौन सा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकली है। आज पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया है, परेशान बहुत कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकली है बेटा, सिंगरौली से निकलती। किससे, सिंगरौली। और यूपी के इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर से निकलती कौन सी, हमारी 180 डिग्री रेखा। वो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय रेखा सीधी रेखा में है, गलत है। दूसरी, अंतरराष्ट्रीय रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर तथा अनुसरण करती है। राइट आंसर होगा केवल अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय भाग से होकर गुजरती है। राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और एक टेढ़ी मेढ़ी कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि अगर वो एक ही जगह से निकलती है तो एक ही दिन में और एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की क्या होती है? तारीख होती। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। अंतरराष्ट्रीय, अच्छा देखो स्थलीय भी है और जलीय भी है, दोनों भागों से गुजरती है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। कौन होगा बेटा? सी होगा, बी नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ए और आर दोनों को पढ़िए हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। बेटा डिग्री कितना का होता है? 360 डिग्री होता है। इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 नम कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। तो कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी का ये कौन सा ध्रुव है बेटा? उत्तरी ध्रुव है, जिसको बोलते हैं क्या हम? नॉर्थ पोल। और ये हमारा साउथ पोल है, ये कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। तो ये होगा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और ये होगा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। वो कह रहा है दोनों सही हैं, तो आर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब हम भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? तो राइट आंसर होगा 4 घंटे। लगभग 4 घंटे क्या होंगे? गवाएंगे। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4। लंदन के हम टाइम से कितना घंटे हम आगे या पीछे हैं? जल्दी मुझे कमेंट में बता देना। लंदन के जो समय है उससे हम भारत का जो समय है वो कितना घंटे आगे या पीछे है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महासागरीय भूपर्पटी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? तो याद रखना सीमा। कौन याद रखना है बेटा? सीमा। सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? मैग्नीशियम और सिलिका कहाँ है? ए और सी में है। ए और सी में है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए और सी। कौन सा गया? ए और सी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांस, एज, बीच के पेड़ तथा फीजड़ मोनाल पक्षी मिले। निम्नलिखित में से वह कौन सी वनस्पति का क्षेत्र का दौरा कर रहा है? तो कौन सी वनस्पति के क्षेत्र का दौरा कर रहा है बेटा? तो ऐसे बांज, एस और बीज ये मिलते हैं क्या? हमारे उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी एरिया है वहां पर मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं, ठीक है, और आर्कटिक महासागर में जो ठंडा एरिया होता है वहां पर मिलते हैं। इसको बोलते हैं क्या हम? शीतोष्ण पर्णपाती। कौन होते हैं बेटा? शीतोष्ण पर्णपाती। राइट आंसर कौन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। और हमारे भारत में बात करेंगे तो कहां पर? भारत में कहां पर बेटा? जम्मू कश्मीर वाला इलाका। पर्णपाती का मतलब होता है अपने पत्ते एक बार में पूरे गिरा देते हैं और दोबारा क्या होते हैं? उगा लेते हैं, उनको बोलते हैं क्या? पर्णपाती। और अर्ध पर्णपाती क्या होते हैं बेटा? जो आधे पत्ते गिराते हैं। और शुष्क क्या होते हैं? जो कटीले वन होते हैं उनको शुष्क पर्णपाती, शुष्क वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? सीमित वनस्पति का मतलब होता है जहां पर 30 सेंटीमीटर तक क्या होती है बेटा? वर्षा होती है। तो उन क्षेत्रों को बोलते हैं क्या? टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? टुंड्रा क्षेत्र। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कथन ये कह रहा है, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। बिल्कुल सही है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण पाए होते हैं। लवण होते हैं जब ही तो वो क्या होता है? सॉल्ट पाए जाते हैं, तभी तो वो खारा है। तो आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा? यहां पर कौन होगा? ए बी सी डी। कहां गया? ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। पवन के निक्षेपणों का को क्या कहा जाता है? देखो पवन जो है तो ये हवा जो होती है वो अपने साथ निक्षेपों को क्या लाती है बेटा? बहा के लाती है। निक्षेप का मतलब होता है जी टुकड़े। क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है बेटा? लॉयस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लॉयस। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्या डेल्टा कहते हैं? गलत। तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। क्या कहते हैं बेटा? नदी मुहाना।
ये कोई बड़ी नदी जा रही है, इसमें एक कोई नदी आकर मिल जाती है, इसको बोलते हैं क्या, नदी मुहाना। जब बहुत सारी नदियां, जब एक मुख्य नदी होती है और मुख्य नदी जब समुद्र में प्रवेश करना चाहती है तो वो अलग अलग प्रकार का मैदान में, जब मैदान में पहुंचती है और अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग धाराओं में बहते हुए समुद्र में मिलती है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं क्या, हम डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा नदी बनाती है। कौन बनाती है बेटा, गंगा नदी। मध्य भारत की दो मात्र नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, उसका नाम है कौन, बड़ी बड़ी, एक है कौन सी, नर्मदा जी है, और एक है कौन सी, ताप्ती नदी है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण वही करती है, देखो ये बेटा अरब सागर, अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहां से आती है गंगा नदी, यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दोनों मिलकर किस में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पर बनता है एक सुंदरबन का डेल्टा। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। दक्षिण से एक नदी आती है, दक्षिण से एक नदी आती है जिसका नाम होता है कौन सी, गोदावरी। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और वो भी क्या बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम होता है क्या, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। एक निकलती है कावेरी नदी, कावेरी भी किसका निर्माण करती है बेटा, डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है एक नदी जिसका नाम होता है क्या, नर्मदा। नर्मदा नदी जाती है और अरब सागर में मिल जाती हैं। वो डायरेक्ट मैदान में पानी नहीं फैलाती हैं, वो डायरेक्ट किस में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती हैं। उसको बोलते हैं क्या, हम एस्चुरी। क्या कहते हैं बेटा, ज्वार नदी या एस्चुरी। जो फैलकर जाकर मिलती हैं उनको बोलते हैं डेल्टा, और जो डायरेक्ट अपना पानी किस में छोड़ दें, अरब सागर में या कोई भी सागर में छोड़ दें, उसको बोलते हैं क्या, हम एस्चुरी। और दूसरी नदी आती है इसके साथ में, एक होती है ताप्ती। ताप्ती नदी भी होती है जो कि हमारा बैतूल के कालीभीत पहाड़ी से निकलती है और कहां पर चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। और सूरत जो है, सूरत है, भोसावल है, ये कहां पर है बेटा, कौन सी नदी किनारे हैं, तो याद रखना है कौन सी नदी किनारे हैं बेटा, ताप्ती नदी किनारे हैं। और गुजरात में ताप्ती नदी पर एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है क्या, स्वाली बंदरगाह। क्या है बेटा, स्वाली बंदरगाह। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान करना है। वनों के प्रकार की, यह वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है, बिल्कुल। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण हैं। यह वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, गलत। शीतोष्ण वन कहते हैं, गलत। शंकुधारी वन कहते हैं, गलत। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार का मतलब होता है हमेशा फलते और फूलते रहें। अगला क्वेश्चन, सतत विकास का अर्थ क्या होता है, मुख्यतः नवीनीकरण, संसाधनों का संरक्षण, गलत। संसाधनों का सीमित उपयोग, गलत। अपनी संतानों का, संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, गलत। सही तरीके, सभी तरीके के संसाधनों का संरक्षण करना, सही तरीके से, ध्यान रखना, सभी नहीं, सही तरीके से जो भी हमारे सोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्या सोर्सेस है, जैसे पानी का हम सही तरह से उपयोग करें, ठीक है, डीजल पेट्रोल का सही तरह से उपयोग करें, बिजली का सही तरह से उपयोग करें, ये हमारे क्या है, सोर्सेस हैं। तो संसाधनों का क्या करना बेटा, संरक्षण करना, जल का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार इनका क्या करना, उपयोग करना। लाइट की जरूरत ही नहीं है फिर भी पूरे दिन लाइट जल रही है, तो क्या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आगे चलकर क्या होगी, समस्या होगी कि नहीं होगी। अगर हम इन चीजों का विशेष प्रकार से अगर हम इनका उपयोग करेंगे, आवश्यकता अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सतत विकास होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शायद यहां पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के लिए अग्रणी है, तो याद रखना बेटा टिन के लिए। किसके लिए है, टिन के लिए। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सीसा जो है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, सीसा जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चीन, सीसा जो है ऑस्ट्रेलिया चीन, ऑस्ट्रेलिया चीन, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, और हो जाएगा कौन सा हमारा, अमेरिका। अमेरिका, ये तीन देश जो आपको तीन देश दिख रहे हैं, ये सीसा के लिए है। और जो निकल है वो निकल याद रखना है कहाँ, निकल इंडोनेशिया। कौन बेटा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा के लिए अग्रणी है। और जस्ता की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और पेरू। कौन बेटा, पेरू और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या है बेटा, अग्रणी है। और पूछ किसके बारे में रहा था हमें,
पूछ रहा था बेटा चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया किसके लिए है बेटा, तो 10 के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, देखो जो सीढ़ीनुमा जो होती है इस प्रकार की होती है, देखिएगा जो खेती होती है वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की जो खेती होती है ये कहां पर खेती होती है बेटा, तो ये होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कहां पर होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। फसल को कीटों से बचाया जा सकता नहीं, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद व बह ना सके, फसलों के बीच अंतर जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर क्या हो गए, रुक सके। तो राइट आंसर क्या होना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पानी यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार की हो रही, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, टुकड़े पाए जाएंगे, जिससे पानी क्या होगा, ठहरा रहेगा। ओके, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, जी बताएं जी पूरी। चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक बाजार में पकी हुई दुकान बे होती हैं, एक बाजार में पकी हुई दुकान बे होती हैं। कौन सी दुकान होती हैं जो पकी हुई होती हैं, जल्दी मुझे बताना। जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, क्या होगा बेटा, जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। जो दोनों सही थे हमारे, ए और बी दोनों होंगे, ए बा बी दोनों होंगे। राइट आंसर कौन होगा बेटा, ए बा बी दोनों। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं, सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी कहते हैं या पार्षद कहते हैं। आप लोगों को पता होगा क्या कहते हैं बेटा, पार्षद कहते हैं। और पार्षद एक अपने लीडर का चुनाव करता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चेयरमैन। छोटे नगर पालिका होती है उनको बोलते हैं चेयरमैन, और बड़ी जो नगर निगम होती है वहां पर होता है क्या बेटा, मेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेयर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कर्ज अगर किसान ने कर्ज ले लिया तो कभी नहीं चुका पाता है वो। समझ में आ रही बात, क्योंकि ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या लगा दिए जाते हैं बेटा, ब्याज लगा दी जाती हैं, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने क्या कर ली बेटा, आत्महत्या भी कर ली। बिल्कुल सही बात है। कथन आर क्या कहता है, छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से क्या लेना पड़ता है, खाद लेना पड़ता है, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आर ए की कौन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर कौन होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, कर्ज किसान का सेम आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ध्यान रखना है किस प्रकार के श्रम को किया गया है। जो हमारी बेगार प्रथा है ना, बेगार प्रथा इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूर। एक अधिनियम आया है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत अगर कोई भी किसी भी प्रकार का श्रम करवा रहा है, ठीक है, बंधुआ मजदूर बनाया है, तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और संविधान आर्टिकल नंबर 23 के तहत, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर जो 23 है,
आर्टिकल नंबर 23 भी क्या करता है, बेगार प्रथा को खत्म करने की बात करता है। कौन सी, आर्टिकल नंबर 23। तो संविधान भी इसकी क्या करता है, ठीक है, हटाने की बात करता है। कौन, संविधान भी। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य भूमिका क्या है। भारत में एक से अधिक स्तर है, आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है और पंचायती राज स्तर है। क्यों है, कारण क्या है, ठीक है, शक्तियों का क्यों विकेंद्रीकरण किया गया है, क्योंकि समुदायों की बड़ी संख्या है। क्या बेटा, समुदाय जो है, जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है और जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या पर एक प्रशासन तो काम करेगा नहीं, इसलिए प्रशासन को क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, शासन का या प्रशासन का क्या किया गया है बेटा, विकेंद्रीकरण किया गया है। क्या किया गया है, विकेंद्रीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, समुदाय की बड़ी संख्या, यही एक कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन से कथन रूढ़िवादिता को क्या करते हैं, पोषित करते हैं। रूढ़िवादिता को पोषित कौन करते हैं, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये बात तो रूढ़िवादिता में है नहीं है। तीसरा, लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, बिल्कुल सही है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत कर दो, ए सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी डी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। वो कह रहे रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं, कौन करते हैं, ए सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसद बनाते हैं, देखिएगा एक ट्रिक याद रखना है, क्या, सरला। आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, 81। 7 से क्या हो गया, संसद। रा से हो गया क्या, राज्यसभा। और ला से हो गया क्या, लोकसभा। आर्टिकल नंबर 79 में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है संसद का। आर्टिकल नंबर 80 में जो उल्लेख किया गया है वो राज्यसभा का। और आर्टिकल नंबर 81 में जो उल्लेख किया गया है वो है लोकसभा का। तो सरला से याद रखना है। वो कह रहा संसद में कितने लोग होते हैं, तो बेटा संसद में, पार्लियामेंट में 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट। एक होते हैं कौन, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। कौन होते हैं बेटा, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में है। किसमें बेटा, 52 में है कि भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का एक कौन होगा बेटा, राष्ट्रपति होगा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है। और 53 में उसकी शक्तियां हैं। क्या है, राष्ट्रपति की क्या है, शक्तियां हैं। और राज्यसभा होता है बेटा क्या, बुजुर्गों की सभा, इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं बेटा, उच्च सदन। और उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितने होते हैं बेटा, 30 वर्ष। और लोकसभा होता है निम्न सदन। और इसमें सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है बेटा, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है बेटा, 35 वर्ष है। कितनी बेटा, 35 वर्ष है। अगर आप 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है, और दिवालिया घोषित, पागल वगैरह घोषित ना किए गए हो और किसी भी लाभ का पद ना लिए हो, तो आप आराम से राष्ट्रपति के पद का फॉर्म भर सकते हो। 30 वर्ष की आयु कर चुके तो आप राज्यसभा के सदस्य के लिए क्या हो, ठीक है, उम्मीदवार बन सकते हो। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अगर 25 साल के आप हो चुके हो तो 25 साल में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो और भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन। ये होता है स्थायी, क्योंकि हर 2 साल में क्या होते हैं, बेटा इनका जो सदस्य होते हैं वो कार्यभार क्या होते हैं, अपना कार्यभार त्यागते हैं। और इनका कार्यकाल होता है बेटा कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा का होता है क्या, 5 वर्ष का। लोकसभा है स्थायी क्या अस्थायी, तो बताना। लोकसभा है अस्थायी और राज्यसभा है कौन सी, स्थायी होती है। और यही 3 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, कानून का निर्माण। और अंतिम रूप से मोहर लगाने का काम कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और कानून बनकर क्या हो जाता है हमारा तैयार। वो पूछ रहा है तो कौन बनाते हैं, राज्यसभा बनाती है, लोकसभा बनाती है और राष्ट्रपति। कौन सा है, ए बी डी। कौन सा सही है, ए बी डी। कौन सा सही है, ए बी डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए, क्या चाहिए राज्य को, प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना और जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताना, गलत। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, बिल्कुल सही बात है।
धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेगा। ध्यान रखना, भारत का संविधान खुद कहता है, भारत का संविधान खुद कहता है कि भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष है। कैसा बेटा? एक धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की देखो, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, उसकी जगह एक शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष। और याद रखना कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा और किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? पहला कौन सा है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। गलत, सही है। ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। ऊपरी क्यों नहीं है बाध्यकारी? ये तो है बाध्यकारी है। ए सही है, बी गलत है, केवल ए सही है। राइट आंसर कौन होगा? सी। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में दिया गया है। भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी कोलकाता में की गई थी। कहां की गई थी बेटा? कोलकाता में की गई थी। कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो एक्ट याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना याद रखना है कब की गई थी? 1774 में। कब की गई थी बेटा? 1774 में। कौन से कानून के तहत? 1773 के तहत। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? तो सर एलिजा एमपी थे। कौन थे? सर एलिजा एमपी। सर एलिजा एमपी कौन थे बेटा? सर एलिजा एमपी थे। कौन थे बेटा? सर एलिजा एमपी थे। तो 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को समय पर सर्वोच्च न्यायालय कहा गया था। क्यों क्या कहा गया था बेटा? सर्वोच्च न्यायालय कहा गया था। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? सर एलिजा एमपी। और 1935 एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी बेटा की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे मॉरिस गोयर। कौन याद रखना बेटा? मॉरिस गोयर। चीफ जस्टिस कौन थे बेटा? मॉरिस गोयर। कौन थे बेटा? मॉरिस गोयर। जब हम आजाद हो गए 1947 के बाद संविधान जब बन चुका था, ध्यान रखना, जब संविधान का निर्माण हो चुका था तब संविधान में सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया गया। संघीय न्यायालय के बाद अब क्या नाम हो गया था बेटा? सुप्रीम कोर्ट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना है हीरालाल जी कानिया। कौन थे बेटा? हीरालाल जी कानिया थे, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रथम भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, केवल ए सही है और बी हमारा क्या होगा? गलत। अगला क्वेश्चन, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव, उसकी संस्कृति का, उसका बाकी समाज से क्या है? अलगाव। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक लोगों से क्या करना है? अलग करना है और उन्हें इस प्रकार का महसूस दिलाना है कि वो समाज से क्या है बेटा? अलग है। उसका मतलब होता है क्या? घेटोआइजेशन। क्या होता है बेटा? घेटोआइजेशन। जब किसी समुदाय को समाज से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, सामाजिक जो क्षेत्र होते हैं उनसे बाहर कर दिया जाता है, उस क्षेत्र, उस प्रथा को क्या बोलेंगे बेटा? उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? घेटोआइजेशन कहते हैं, क्योंकि बाकी समाज से क्या होता है बेटा? अलगाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने की जीविका उपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के इलाकों का तय किया जाना चाहिए, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना चाहिए, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना चाहिए
और ठेलों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा लगाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहर के कुछ इलाकों तक, बिल्कुल सही बात, जो फुटपाथ और ठेला जो लगा रहे हैं उनके लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए। जैसे बाजार, जैसे चाट वाला है तो चाट चौपाटी बना दीजिएगा, सब्जी के लिए है तो अलग से एक सब्जी मंडी बना दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन रोड पर बैठ जाएं और फुटपाथ पर बेचे रहे, जिससे क्या होगा, जिससे समस्या होगी आम लोगों को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां से हमारा पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे 40 क्वेश्चन थे जो हमारे समाज विज्ञान से संबंधित थे, आज हमने 40 क्वेश्चन कर दिए। कल आपके 120 या 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 से 120 के करीब क्वेश्चन आएंगे, जो कि किससे रहेंगे बेटा, सामाजिक विज्ञान से, जिसमें महा मैराथन क्लास रहेगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन है आपके, जो कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या कर देना बेटा, सब्सक्राइब कर देना है। और जल्दी से जल्दी आप हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उन टेस्ट सीरीज को भी क्या कर लेना बेटा, प्रोवाइड करवाना है, परचेज कर लेना है। क्या करना है बेटा, परचेज कर लेना है। ध्यान रखना, जो सीटेट की जो रामबाण पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन जो है महेंद्र सर के द्वारा पूरी ईवीएस जो है महेंद्र सर के द्वारा एक बार दी जाएगी, फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए अभी जल्दी से जल्दी आप लोग इसका परचेस कर लीजिएगा। वीडियो डलने के बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी प्राइस कितना है बेटा, 49 रुपए है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लेना है, परचेस कर लेना है। जब तक के लिए आराम से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।